खुद ही एरर शो करवाना, मतलब कि हमारे प्रोग्राम को क्रैश ना करो किसी भी तरह, उसको मैसेज शो करवा के नेक्स्ट काम कर दो। ठीक है, और जो भी हम लोगों ने कंडीशन लगानी है, कैच, इफ, एल्स, अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ इफ इसको मैं क्या करें, यहाँ पे नंबर लगा लेते हैं। ठीक है, नंबर हम यहाँ पे देते हैं, नंबर इज इक्वल टू 0। ठीक है, और मैं यहाँ पे कहती हूँ कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इधर से शेयर नहीं हो रहा होगा फिर से, ठीक है। मैं कंडीशन भी इसमें चेक कर सकती हूँ, और फिर मैं क्या करूँगी, इसको इज ग्रेटर देन 0 है तो आ, एक हम बना लेते हैं यहाँ पे, सॉरी, रिजल्ट का। ठीक है, रिजल्ट को हम फिलहाल 0 ही रखते हैं हम, और इसको ऐसे नहीं कर सकते हम लोग, लेट करना है हमने, इसको भी हम लेट करते हैं, इधर भी हमारे पास लेट, सॉरी ये रिजल्ट ही आएगा, ये हमारे पास वेरिएबल कर ले, लेट कर लें, वेरिएबल कर लेते हैं सर फिलहाल। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम चेक कर रहे हैं कि ये है या नहीं। अब इसके बाद हमारे पास है रिजल्ट में, रिजल्ट एंड इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा नंबर, सॉरी नंबर ड्रॉप क्यों हो रहे हैं, एनीवेज नंबर जो है वो हमारे पास इनपुट डिवाइडेड बाय, हाँ जी, रिटर्न रिजल्ट इकट्ठा हो गया। और हम फिर यहाँ पे एक कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, और इसमें हम बता देंगे रिजल्ट ऑफ डिवाइड, और यहाँ पे हम लोग रिजल्ट लिखा देते हैं, सिंपल। ठीक है, एल्स में अगर नहीं है, ये नंबर जो है वो 0 से बड़ा नहीं है, एंड लेस देन 0, या तो बड़ा हो यहाँ पे, बल्कि और आ जाए लगा दे। ठीक है, या तो बड़ा हो या छोटा हो तो डिवाइड कर दो, वरना जो है वो एरर थ्रो करवा दो। अब हम क्या करेंगे, दैट्स इट, थ्रो न्यू एरर, और ये हमारे पास पूरा लाइन आ गई। अब हम लोगों को ये भी करने की जरूरत नहीं है, अब जो भी एरर यहाँ पे थ्रो होगा वो यहाँ पे कैच होके प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं, ये देखें, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं कि here goes the, ठीक है, हम इसे, अब वो हमारे पास एरर जो है वो ये शो होना शुरू। तो इसमें 3 काम हम लोगों ने किए हैं। सबसे पहले हमने एक ट्राई ब्लॉक बनाया है जिसमें हम अपनी लॉजिक लगाएंगे। ट्राई ब्लॉक में हम लोग इफ एल्स कंडीशन लगा रहे हैं चेक करने के लिए कि डिविडेंड जो हमारे पास है वो 0 ना हो, अगर नहीं है तो जो मर्जी हो आप उसे रन करो, और अगर वो 0 है तो फिर एक एरर थ्रो करवा दो। ये एरर थ्रो करेगा, यहाँ पे कैच होगा इस ब्लॉक में, और वो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि इस लाइन पे इस ब्लॉक में जो है वो मसला आ रहा है, ये काम हम नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा ये तो हमारे पास एक चीज हो गई। दूसरी चीज हमारे पास जो है वो है, हम लोगों ने अभी तक यूज किया था वार। ठीक है, VAR। जावास्क्रिप्ट में 3 तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं। एक हमारे पास होता है वेरिएबल, ये हम कर देते हैं नंबर 1, अच्छा सॉरी मैं भूल जाती हूँ, कोड नहीं हटाना। ठीक है, एक हमारे पास है var जिसमें हम कहते हैं नंबर 1, 1, और इसको हम कोई 0 वैल्यू दे देते हैं। लेट
जो है वो हमारे पास नंबर 2 है, इसको भी हम कोई वैल्यू दे देते हैं, लाइक बताती हूँ। एक हमारे पास होता है कांस्टेंट, और उसमें भी हम लोग कोई नंबर की वैल्यू दे देते हैं, खाली नंबर लिखा देता है, और इसमें भी हम लोग कोई वैल्यू पुट कर देते हैं। अच्छा, वार और लेट ये दोनों तकरीबन सेम वर्क करते हैं। ये म्यूटेंट होते हैं। आप इसे जाके आराम से अपने पूरे फंक्शन में अगर इसे डिक्लेयर कर दिया तो नीचे जाके आप आराम से इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। जबकि जो कांस्टेंट होता है उसमें वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर कोई वैल्यू आपने एक दफा डिक्लेयर कर दी है और आप चाहते हो कि वो कभी चेंज ना हो थ्रू आउट द रनिंग ऑफ द प्रोग्राम, तो आप उसे कॉन्स्ट में रख देते हैं, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, इसका एक स्कोप भी हम डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे शुरू में एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, तो इस पूरी फाइल में मैं इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे कोई फंक्शन बना रही हूँ, फंक्शन, सॉरी फंक्शन से ही बनता है ना ये, हाँ, नेम है कोई फंक्शन का, या फिर हम कह लेते हैं ग्रीटिंग्स काइंड ऑफ, जो भी बना लें आप। और ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया। इस फंक्शन के अंदर भी मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ num1 num2 एंड num3 कर लेते हैं इसे। ठीक है। अब लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन वेरिएबल बना रही हूँ जिसका मैं नाम रख रही हूँ रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट क्या कर रहा है, ऊपर वाली वैल्यूज को ले रहा है। यहाँ पे मैं कर देती हूँ कैलकुलेशन, और इसको मैं यहाँ पे प्लस करवा देती हूँ नंबर 1 नंबर 2 प्लस नंबर 3। ठीक है, ये तीन चीजें मैंने प्रेस करवाई हैं और ये रिजल्ट है। अब मैं इस पूरे फंक्शन में ये जो ब्रैकेट जहां से स्टार्ट हो रही है जहां पे एंड हो रही है, इसके अंदर अंदर मैं रिजल्ट को यूज कर सकती हूँ। अगर मैं जाके बाहर console.log में यहाँ पे कर दूं रिजल्ट को शो करवा, तो अब इसको एरर दे देना चाहिए। ये देखो, रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड। यही काम मैं इस ब्रैकेट के अंदर करती हूँ, तो फिर हमारे पास किधर गया, ओ अच्छा सॉरी, माय बैड, मैंने फंक्शन नहीं कॉल करवाया। कैलकुलेशन को कॉल करवाते हैं और फिर हम इसे यूज करते हैं। ये हमारे पास रिजल्ट आ, क्लियर। तो इसको हम लोगों ने स्कोप लाजमी देखना होता है, जहां पे ब्रैकेट बंद हो रही हैं क्लोज हो रही हैं, अगर उसके दरमियान में हमने कोई फंक्शन या कोई चीज डिक्लेयर की है, वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो वो उसी के अंदर अंदर ही यूज होगा। कैलकुलेशन फंक्शन है ना, इसमें डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। मैं इसमें यहाँ पे कुछ और भी प्रिंट करवा सकती हूँ। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने फंक्शन मैंने कब करवाए थे आप लोगों को, मैं दिखा देती हूँ, एक मिनट, बहुत पहले करवाया फंक्शन। नहीं यहाँ पे तो नहीं, ये तो नहीं आपका 6, हाँ 7th में करवाया था, 8th में फंक्शन करवाया मैंने। ये रहा, ये फंक्शन है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया कि ये हमारे पास डिफरेंट फंक्शन थे। इसके अंदर मैं कभी प्लस करवा रही हूँ, माइनस करवा रही हूँ, मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, डिवाइड करवा रही हूँ। या जब भी मैं इसे कॉल करूंगी कोई पैरामीटर देने के बाद और मैं उसको प्रिंट करवाऊंगी, तो वो कैलकुलेट करने के बाद वो पूरा फंक्शन रन होगा, और फिर जो जो भी चीज रिटर्न करवाएंगे वो हमारे पास आ जाएगी। या अगर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो वाला कोड हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा, जैसे कि ये। तो ये फंक्शन हमारे पास काम कर रहा है। इसके अंदर कोई पैरामीटर देना चाहे तो हम पैरामीटर भी दे सकते हैं। अब सपोज मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कॉल करवाया, मैं इसको इस तरह नहीं करती, मैं यहाँ पे वेरिएबल देती हूँ x y and z, सॉरी कॉमा नहीं लगा। ठीक है, ये हमारे पास है, मैं कह रही हूँ x मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय वो प्लस z कर दो इसको यहाँ पे।
मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये रिजल्ट जो है वो मुझे अच्छा जी, ठीक है। अब क्योंकि ये रिटर्न करवा रहा है इसीलिए मुझे इसे किसी वैल्यू में रिस्टोर भी करवाना पड़ेगा। मैं इधर कर देती हूँ लेट, और फिर साथ में कर देती हूँ कोई भी वैल्यू कर देते हैं इससे, और फिर मैं कंसोल में यहाँ पे जाके एक लॉग पे प्रिंट करवा देती हूँ वैल्यू। अब मैं रन करती हूँ, अभी भी वो रन हो रहा है। यहाँ पे मैं 8 कर देती हूँ, अगर कोई वैल्यू तो वो भी अकोमोडेट हो जाए, ठीक है। इसका जो है स्कोप वो ग्लोबल कंसीडर होगा, क्योंकि ये थ्रू आउट हमारे पास इस पूरी फाइल में यूज हो रहा है। ये जो है ये लोकल है इसका स्कोप, ये इस फंक्शन के अंदर अंदर हम यूटिलाइज कर सकते हैं, बाहर हम यूटिलाइज करेंगे तो वो उसे अनडिफाइंड या अनडिक्लेयर्ड कह देगा, ठीक है। और इसका भी स्कोप जो है वो इधर से नीचे तक आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कंसोल करवाऊं, कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ पे वैल्यू जो है वो प्रिंट करवाऊं तो यहाँ पे वो अनडिफाइंड कह देगा। ये देख, कह रहा है आपने यूज ही नहीं किया, हालांकि मैंने नीचे डिक्लेयर किया हुआ, लेकिन वो नीचे है। इट मीन्स के इसका स्कोप जो है वो ऑनवर्ड यहाँ से शुरू हो रहा है, उससे पहले नहीं कर सकते। सेम गोज विद द कैलकुलेशन वैल्यू, अगर मैं इसको यहाँ पे से कट करके मैं इसे इधर चूज करवा देती हूँ और फिर मैं इसे रन करती हूँ तो वो मुझे कह देगा ये कैलकुलेशन वाला जो है काम, एक तो वैल्यू आपकी नहीं हुई। अच्छा नहीं, एक मिनट, फंक्शन उसने नहीं किया, फंक्शन जो है वो पहले डिक्लेयर कर देता है, वो ढूंढ लेता है फंक्शन और उसको वो टॉप पे रख देता है और फिर बाकी का कोड जो है वो रन होता है, ठीक है। लेकिन वेरिएबल का ये है कि जहां पे डिक्लेयर होगा वो वहीं पे हम लोगों ने उसे उसके बाद उसे यूज करना है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी। आ, अगर हम लोग अपनी बुक की तरफ देखें तो एक क्विक गो थ्रू, बल्कि इधर बुक में तो आई थिंक मैंने हो गया था, यहाँ से देख लेते हैं कुछ रहता है तो। कोई टॉपिक अगर रहता है तो वो आज हम कंप्लीट करते हैं और फिर हम आज शुरू करेंगे बूटस्ट्रैप। हाँ, ये तकरीबन हमारा पूरा हो गया, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या करता है, हम लोगों ने अभी तक सीएसएस के काफी काम किया था, लिखा था, सीएसएस स्टाइलिंग की थी, वो सारी की सारी जो है वो हम लोग इजीली अचीव कर सकते हैं बूटस्ट्रैप के साथ। अब होगा क्या कि हम लोगों ने जस्ट स्टाइल कस्टमाइजेशन तो हम इसमें भी करेंगे, लेकिन हमारा मकसद है कि जल्दी वर्कआउट हो जाए और हम लोग आराम से काम कर लें। इसके लिए दो चीजें हम लोगों ने कॉपी करनी है, एक तो इसकी मेन वेबसाइट की तरफ यहाँ पे आए, ये मैं आपको बल्कि दिखा भी देती हूँ, इसका लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, लेटेस्ट है, ठीक है। मैं आप लोगों को ग्रुप में डाल दी हूँ लिंक, ये रहा बूटस्ट्रैप का डॉक्यूमेंटेशन का लिंक। मोस्टली हमारा काम इधर से ही होगा, ठीक है। ये बहुत अच्छे तरीके से आप इस पे काम कर सकते हो, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना और इसे कस्टमाइज करना है।
हमारे पास ऑलरेडी HTML की फाइल बनी हुई है। यहाँ से अगर हम लोग इसको कॉपी करें, ये वाला हमारा पहला, सॉरी, ये वाला हम लोगों ने लाइन कॉपी करनी है। ठीक है, इसमें अगर हमारे पास CNDC लिंक्स, ये रहे हमारे पास लिंक्स है। ये हम लोगों ने यहाँ से भी लेना है, इधर से आप कॉपी कर लो, वरना ये ऑलरेडी बिल्डिंग यहाँ पे बना हुआ है, इसको कॉपी करो और जाके हमारे हेडर के अंदर जो है वो इसको पेस्ट कर देना। यहाँ पे हम कुछ लिख के देख लेते हैं, H1 लगाते हैं। दिस इज हेडिंग। अगर हम लोग तो इसमें मैं तो अब कुछ नहीं कर सकती फिलहाल। ये है कि कल थोड़ा नेट बेटर हुआ तो मैं आपको दोबारा से गो थ्रू कर दूंगी जल्दी से, क्विक। ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास जो पहला लिंक हम लोगों ने कॉपी किया है, अगर आप इसमें करना चाहते हो, किधर गया हमारा, CNCD वाली लाइन थी। अगर यहाँ से आप URL कॉपी करना चाह रहे हो, आप ये वाला काम भी कर सकते हो। सिंपली आपने करना क्या है, जिस तरह हम स्टाइल शीट लगाते हैं हम उस तरीके से लगा सकते हैं। बट आई वुड रिकमेंड कि आप जो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी लिंक यहाँ पे मौजूद है ना, इसको कॉपी करो, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट शुरू करने से पहले यहाँ से इस पूरे को कॉपी करो, अपना जो डॉक्यूमेंट है इसको यहाँ से पेस्ट करो। ये ऑलरेडी हमारे पास एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे बाकी हमारे पास ये हेलो वर्ल्ड आ रहा है, इसको लाइव सर्वर में जाते हैं और देखते हैं, ये हमारे पास आना शुरू हो जाएगा। नेट चल जाए बस। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से ये चेंज करें, इसको सेव किए बगैर, तो आप इसकी टेक्स्ट स्टाइल देख लो, बल्कि मैं इसे साइड बाय साइड ही कर लेती हूँ, दैट वुड बी बेटर। ये रहा हमारे पास साइड बाय साइड का व्यू। अगर मैं ये दोबारा से अपना बूटस्ट्रैप का ओपन करती हूँ तो फौरी तौर पर इसका जो टेक्स्ट स्टाइल है वो चेंज हो गया। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज इसमें हमारे पास, ये तो हमारे पास स्टाइलिंग के लिए था, जैसे हम स्टाइल शीट वगैरह लोड करते हैं हम यहाँ पे वो लगा लेते हैं। दूसरा, ये प्रोवाइड करता है बेसिक इंटरेक्शन एनिमेशन वगैरह थ्रू जावास्क्रिप्ट। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट हो जाएगा। ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट इनकी प्री बिल्ट जो है वो आ गई है, लिंक आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये कहाँ यूज होगा, जो अलर्ट हम लोगों ने बनाने हैं, कोई छोटी मोटी एनिमेशन हमने करनी है ऑन क्लिक पे, जैसे ये साइड बार आता है, इस तरह का कोई काम करना है, तो वो सारा कुछ हम लोग इसमें आराम से कर सकते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन होता है, बट आई वुडंट रिकमेंड कि आप डाउनलोड करो, जरूर अपना पैकेज ज्यादा करना है। अगर आपने सर्व लोड भी करनी है वेबसाइट कहीं पे, तो उसके लिए भी रिक्वायर्ड होता है कि आप इसका ऑनलाइन जो लिंक है वो ही यूटिलाइज कर लें। ठीक है। अब आते हैं इसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स की तरफ, कि हम इसे किस तरीके से बना सकते हैं। सपोज, ठीक है, ये थोड़ा सा गो थ्रू हम यहाँ से कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये छोटी सी ब्रेक आएगी। नहीं, अभी नहीं आ रही, चलो ठीक है, अभी चलते हैं। ठीक है। बूटस्ट्रैप का अगर डाउनलोड कर रहे हो तो वो इस तरह से एक लंबी सी फाइल आपको प्रोवाइड कर देगा, और इतना सारा हमें लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है कि हम इस पूरे को जो है कंपाइल करके रखें। ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट के भी मल्टीपल फाइल दे देगा यहाँ पे, ये सारा। और ये हमारे पास उसकी स्टाइलिंग की डिफरेंट फाइल्स प्रोवाइड कर देगा। तो इसको हम फिलहाल डाउनलोड वाले ऑप्शन को जो है वो स्किप करते हैं। अच्छा जी, ब्राउजर एंड डिवाइसेस किन किन जगहों पे ये चलेगा। सबसे पहले इसे हम ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं विद इन फ्यू क्लिक्स एंड कॉपी पेस्ट। ठीक है। और इसके कोड को हम मोस्टली इसी तरह यूज करेंगे कि हम यहाँ से कॉपी करेंगे, अपने वेबसाइट पे पेस्ट करेंगे, और वहाँ पे हम लोग एडिट करके
थोड़ा बहुत देखेंगे कि किस तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये हर तरह के ब्राउजर्स पे चलता है, ये ऊपर लिस्ट प्रोवाइडेड है, जितने ब्राउजर्स हैं उन सारों को इसका सपोर्ट हासिल है। ये नहीं होगा कि आपको कहें कि मेरे पास तो सही चल रहा था, उसकी मशीन पे नहीं सही चल रहा, तो ये वाला सीन नहीं होने वाला। आराम से आप इसे कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो अब नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है वो है ब्रेक पॉइंट से शुरू। नहीं, ब्रेक पॉइंट हम बाद में करेंगे, कंपोनेंट से ही शुरू करते हैं। ये रहे हमारे पास टाइप रोबोट। अच्छा, इसकी प्री डिफाइंड एक आपको मिलेगी, बल्कि ये वाला भी अभी रहने दें आप। ग्लोबल, ये यहाँ पे आते हैं। हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल अगर H1 H2 H3 कर रहे हैं तो हमें इस तरह की वेरिएशन वो ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अब सपोज मैं चाह रही हूँ कि इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर दें। अगर हम बाय डिफॉल्ट करेंगे तो वो इस तरह से शो करवाएगा। अगर मैं साथ उसकी क्लास यूज कर लेती हूँ तो वो थोड़ा सा कलर हमारे पास चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा ग्रेइश में आ जाएगा, ठीक है। तो उसको यूज करने का, बल्कि हाँ, उसको यूज करने का तरीका ये है कि हम सिंपली किसी भी पैराग्राफ वगैरह में बना रहे हैं और उसे हम स्टाइल देना चाह रहे हैं उसका H1 का, तो हम लोग यहाँ पे क्लास यूज कर लेंगे, क्लास। और फिर क्लास के अंदर हम लोग H1 लगा दें और हम कहेंगे ये हेडिंग 1 है। अब अगर इन दोनों का फर्क देखें तो हमारे पास सेम आ रही है। अगर मैं ऊपर भी यही वाला टेक्स्ट लिख दूं तो दोनों की स्टाइलिंग जो है वो हमें सेम ही मिलेगी, ठीक है ना। तो ये दोनों तरीके से काम कर सकता है। हम डायरेक्टली H1 का टैग लगा दें यहाँ पे, इसको तो बंद कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम P के टैग में कोई H1 की स्टाइलिंग दिखाना चाह रहे हैं तो हम सिर्फ क्लास के अंदर H1 लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है साइज। अगर हम लोगों ने कोई कलर चेंज करना है, कलर जो चेंज करना है उसमें हम लोग एक, पहले हम लोग इसी को देख लेते हैं। ये अगर हम लोग कर रहे हैं सेकेंडरी बॉडी, तो ये जैसे सब हेडिंग वगैरह नहीं होती, वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ये स्टाइलिंग का डिफरेंस हमारे पास आ गया। अगर मैं कोई भी क्लास नहीं देती, खाली P लगाती हूँ, तो वो ग्रेइश नहीं दे रहा, वो ब्लैक में दे रहा है। और अगर मैं इसको कंट्रोल भी करती हूँ तो उसमें वो थोड़ा सा कलर उसका ऑटोमेटिकली उसमें चेंज कर देगा। अच्छा, उसके बाद या एक तो हमारे पास H1 H2 H3 हमारे पास आ रहे थे। अब अगर हम लोग इसको मजीद थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, थोड़ा हमें पास H1 में ही एक क्लास लगाते हैं और इसमें हम दे देते हैं display1। और यहाँ पे हम ले देते हैं another heading style, ठीक है। अब इस वाले हेडिंग में देखें, ये बोल्ड आ रहा है, थोड़ा सा इसका साइज छोटा है, लेकिन अगर display1 में देखें तो ये थोड़ा सा थिन है और साइज इसका बड़ा है। इसी तरह हमारे पास इसमें 2 आता है, 2 में थोड़ा सा छोटा हो जाएगा लेकिन थिन ही रहेगा। 3 4 और इस तरीके से हमारे पास 5 और 6 तक जाती है वैल्यूज। ये देखें, ठीक है। ये और बैक पे अगर आपने बहुत डीप में जाना है कि ये बैक एंड पे किस तरीके से हमारा बूटस्ट्रैप काम करता है, तो ये उससे आगे यहाँ से पढ़ ले। हमारा वैसे इससे कोई खास इतना कोई लिंक होने वाला नहीं है। हमारा यही है कि इनके टैग यूज करेंगे, क्लासेस के नेम यूज करेंगे और हम इसे यूटिलाइज कर लेंगे, दैट्स इट। अच्छा, अब हम लोगों ने CSS में पढ़ा था कि हम मार्क कर रहे थे, डिलीट कर रहे थे, अंडरलाइन कर रहे थे, तो वही वाला काम हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारे पास है मार्क। मार्क मतलब हाईलाइट, हाईलाइट का मतलब है कि ये इस तरीके से येलो देगा। अगर हम वैसे येलो कर हाईलाइट कर रहे थे तो उसमें हमारे पास बहुत शार्प सा येलो कलर आ रहा था, लेकिन क्योंकि इनकी अपनी स्टाइलिंग है तो इसमें जरा थोड़ा सा आंखों को नॉर्मल लगने वाला हाइलाइटर उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। उसके अलावा डिलीट, डिलीट का मतलब है वो लाइन थ्रू करवा देगा इस तरीके से। स्मॉल का मतलब है छोटा करके दिखाएगा आपको। एस का मतलब है वो स्ट्राइक थ्रू कर देगा ये।
ठीक है। और इंसर्ट करना है तो हमारे पास इस तरीके से अंडरलाइन आ जाएगा। अंडरलाइन भी सेम के लिए यूज होता है। उसके अलावा स्मॉल जो है वो थोड़ा सा टेक्स्ट को स्मॉल करके शो करवाएगा बाकी के निस्बत। स्ट्रॉन्ग में हमारे पास बोल्ड हो जाएगा, और एम्फसाइज में हमारे पास ये इटैलिक कर देगा, थोड़ा सा तिरछा करके शो करवाएगा। ये भी इन्होंने उन्हीं टैग के ऊपर, जो हमारे HTML के टैग्स होते हैं उन्हीं के ऊपर इन्होंने अपनी स्टाइलिंग की है, तो थोड़ा सा ये आंखों को बेहतर लगता है प्योर सादे HTML की निस्बत। डबल कोट्स लगाना है तो वो डबल कोट्स हमें इस तरीके से शो करवाएगा। ये बेसिक है कि अगर हम लोगों ने कोई स्टाइलिंग नहीं करनी है तो हम इसमें किस तरीके से हमारी जो है वो पूरी बनेगी, वेबसाइट किस तरह से बनेगी। अच्छा, नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिव हमारे पास इमेजेस। ये थोड़ी देर में ईशल बंद होगा, ठीक है। आप लोगों का काम उस वक्त में, ये जो 10 मिनट की ब्रेक आएगी उसमें ये है कि जो हमने वन सिंगल पेज वेबसाइट बनाई थी ना, उसमें से अपनी CSS को हटा दें, और वहां पे बल्कि उसका एक कॉपी बनानी है आप लोगों ने, ठीक है। और उसमें से अपनी स्टाइलिंग हटाने के बाद यहाँ पे से जो बूटस्ट्रैप वाला जो लिंक है ना, वो अप्लाई करके देखना है कि वो कितना वर्कआउट करता है, आपकी वेबसाइट की शक्ल कैसी निकलती है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है इमेजेस। इमेजेस में हम लोगों ने सिंपल इमेज का टैग लगाना है, इमेज फ्लूइड कर देंगे तो वो हमारे पास रिस्पॉन्सिव इमेज आ जाती है, ठीक है। उसमें हमारे पास मैक्सिमम विड्थ 100 होगी। अगर मैं ये वाली इन्होंने रिस्पॉन्सिव की हुई है, अगर मैं इसको बड़ा करूं तो ये इस तरह से शो होगा, ठीक है। और छोटी करूं तो वो इमेज का साइज छोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों को रिस्पॉन्सिव इमेज जो है वो एक ही टैग में, जो हमारे पास इमेज फ्लूइड है, इसको लगाने से हमें अचीव हो जाएगी। क्लास में हम लोगों ने जाके इमेज फ्लूइड लगाना। दूसरा, अगर हम इस तरह की थंबनेल निकालना चाहते हैं लगाना,